हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का फॉर द डेट 14 नवंबर 2025 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़ है, इट्स अबाउट मल्टी डोमेन कॉम्बैट एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। आपका जो इंडियन आर्मी है एंड इंडियन एयरफोर्स जो है, टुगेदर वो लोग एक मल्टी डोमाइन कॉम्बैट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो जॉइंट वेंचर में उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ में आपका इंटीग्रेटेड मल्टी डोमाइन कॉम्बैट एक्सरसाइज वो भी हाई एल्टीट्यूड हिमालयन टेराइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली फोकस किया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ में आपका ये जो फायर पावर है ना, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटिंग अक्रॉस सर्विस सिस्टम है, वो सब को और भी मतलब बेहतर कराने का ये एक्सरसाइज रखा गया है। ठीक है, ये जो एक हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है, स्पेशली अरुणाचल का बहुत तराइन रीजन में, और साथ ही साथ अरुणाचल आपका लाइन ऑफ कंट्रोल भी चाइना वो शेयर करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक रिमोट बॉर्डर में आ जाता है, तो इसका जॉइंट वेंचर का यहाँ में एक्सरसाइज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ में बहुत सा रेलेवेंट टॉपिक्स हो सकता है, जैसे कि इंडियो चाइना बॉर्डर डायनेमिक्स के बारे में पूछा जा सकता है ना, कैपेसिटी एनहेंसमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, उसको पूछा जा सकता है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा अगर हम देखेंगे तो, और साथ ही साथ उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेगा जॉइंटनेस एंड मल्टी डोमेन वेलफेयर के बारे में। ये एक ऐसा मतलब वेलफेयर होता है जहाँ में फोकस किया जाएगा फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि आपका लैंड, एयर, साइबर, सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक, है ना, एंड प्रिसाइजिंग द फायर पावर जो होता है, साथ ही साथ नेटवर्क सेंटरिंग एंड इंफॉर्मेशन ड्रिवन वेलफेयर, ये सब सेक्टर को प्रॉपरली कैपेबिलिटी को एनहेंस कराएगा और भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज लुक में रहता है इसलिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका ये जो थिएटर कमेंट रिफॉर्म्स उसको भी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने ये मतलब एक्सरसाइज को वो लोग रखा गया है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म में आपका ये जो डिफेंस होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, ये आपका जीएस पेपर 3 है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के साथ जीएस पेपर 2 में भी गवर्नेंस के बारे में वो पूछा जा सकता है आपको। ओके, आपको उसमें पढ़ना है। साथ ही साथ ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, कॉम्बैट होता है, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। नेक्स्ट, pedal to plan expedition amplifies call for climate action nation unity। आपका अरुणाचल प्रदेश एंड असम का जो यूनियन है मार्क ये टुगेदर, वो लोग एक पेडल टू प्लान एक्सरसाइज वो लोग स्टार्ट किया है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, पेडल टू प्लान एक्सरसाइज वो लोग स्टार्ट किया है। ये एक्सरसाइज का बारे में हम और थोड़ा सा देख लेंगे, इधर थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है, समटाइम्स स्क्रीन अप डाउन हो जाता है, वेरी सॉरी। सो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका अरुणाचल असम लेक दोनों मिल के पेडल टू प्लान विद द थीम चेंज बिफोर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने से पहले, जैसे कि आप लोग सबको पता है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट के बारे में। क्लाइमेट चेंज होने से पहले हम खुद को चेंज करना है, ताकि हम क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके। ठीक है, जिसमें आपका क्लाइमेट एक्शन के बारे में, एफॉरेस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ असम एंड अरुणाचल के बारे में बताया गया है। यहाँ में मासिव पब्लिक पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ में साइकिलिंग, एनवायरमेंटल मतलब इनिशिएटिव लेके कार का जगह में साइकिलिंग का मतलब ड्राइव रखा गया है। साथ ही साथ प्लांटेशन का ड्राइव रखा गया है। ठीक है, और ये एक यूथ बेस्ड पार्टिसिपेशन था, यूथ को भी एनरोल किया गया था अलोंग विद द कम्युनिटी सीबीओस। ओके, ये जो प्रोग्राम है, इट फोकस ऑन नेशनल यूनिटी एंड फिटनेस, फिजिकल फिटनेस अलाइंग विद द नेशनल गोल, है ना, फिजिकल फिटनेस ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट एंड मिशन लाइफ को टुगेदर वेंचर करके ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
पैडल टू प्लान, फिट इंडिया मूवमेंट एंड मिशन लाइफ, ये 3 प्रोग्राम को एक ही में सस्टेन मतलब इंटीग्रेट करके यहाँ में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को यहाँ में ये प्रोग्राम में प्रोमोट किया गया है। ठीक है, सो ये उसका बारे में थोड़ा सा रिपीटेशन स्लाइड है होगा। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ में अरुणाचल और असम का टुगेदर एक्शन है ना, वो सब 1000 मतलब पीपल का इंटीग्रेशन, कम्युनिटी यूनिटी को देखने को मिल रहा है। ओके, सो एग्जाम के लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्लाइमेट अवेयरनेस, ये कैंपेन्स जो होता है, कम्युनिटी बेस्ड ड्रिवन प्रोग्राम्स होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपका जीएस पेपर 3 में आता है एनवायरनमेंट में। उसके साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट में है ना, मास मोबिलाइजेशन जो क्लाइमेट इश्यूज है, रिलेवेंट टू द सोशल एम्पावरमेंट, एनजीओस, यूथ लेड इनिशिएटिव, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, ये सब आपका एग्जाम का फॉर्म में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट में नेशनल इंटीग्रिटी एज वेल एज सिक्योरिटी का कंटेक्स में अरुणाचल और असम को लेके भी पूछा जा सकता है। ओके, सिंस अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट जो सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन रिव्यूज प्रेप्स फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। सो दिसंबर में हम लोग का ग्रास रूट लेवल यानी कि पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, तो आपका यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, रिंचिन तासी, ही हैज़ हाईलाइटेड अबाउट अरुणाचल का अभी 11 पीसफुल पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है, हो चुका है सिंस नेपा पंचायत के बाद ऑफ 1967। सो ही हैज़ अर्ज कि किस तरह से एक 11 जो कमीशन हम लोग का होगा, इलेक्शन होगा, उसको ट्रांसपेरेंसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके एंड इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी के साथ ये जो इलेक्शन आने वाला है उसको करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। ठीक है, सो यहाँ में जितना भी आपका अपकमिंग पंचायत और म्यूनिसिपल यानी कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में हो रहा है, जिसको हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी बोलता है। ठीक है, गवर्नेंस। ठीक है, सो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसका लोकल डेमोक्रेसी में कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि आपका एक इलेक्शन में ऑटोनॉमस, इम्पार्शियलिटी एंड टाइमली कंडक्ट हो बोथ पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन में, यानी कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को ये बढ़ावा देता है। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को रखने में हेल्प करता है ना। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रल नॉर्म्स एंड वोटर्स जो कॉन्फिडेंट है ताकि पीसफुल, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव वे में इलेक्शन हो, उसको ये बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके अलावा ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नेंस के बारे में सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोआ दिहिंग फ्लोज बिसाइड मियो यत रेसिडेंट टर्स फॉर द ड्रॉप, यानी कि आपके पास इतना नोआ दिहिंग जैसे बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी रिवर है, फिर भी पीपल को पीने का पानी नहीं होना। सो ये वो इश्यू के बारे में बताता है। तो नोहा दिहिंग आपका मियाओ से पास करता है ना, फिर भी इतना रिच वाटर सोर्सेस होने के बाद भी वहाँ का आसपास में पानी नहीं मिलना, वो क्या शो करता है, वो बेसिकली हाईलाइट्स द इश्यूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेग्लिजेंस है, एज वेल एज पुअर अर्बन सर्विस डिलीवरी सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो यहाँ में जितना लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका एपीपीएससी का जो मेंस है, यही टॉपिक मेंस 2022 में आ चुका है एंड 2024 में आ चुका है। ठीक है, ये बताता है कि पुअर अर्बन सर्विस डिलीवरी सिस्टम पुअर होने से क्या हो सकता है। तो देखो, आपका टाउन में पानी होने के बाद बावजूद पीने का पानी नहीं है आपके पास। ओके, उसके बाद दूसरा नोआ दिहिंग के बारे में इकोलॉजिकल रिचनेस और वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट का चैलेंज के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा कि वो पानी जो किस तरह से एक इकोलॉजिकल रिचनेस को देखता है, लेकिन डेवलपमेंट के चलते वो कैसे इनएडिक्वेट हो जाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, वो आपका वहीं पे है, और नोआ दिहिंग वहाँ वो जो नेशनल पार्क का ठीक बीच से जाता है ना। सो ये सब आपका प्रीलिम्स लेवल का एज वेल एज मेंस लेवल का क्वेश्चन भी पड़ जाता है। ओके, साथ ही साथ वो रिवर कल्चरल वैल्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर जो गेप्स बनता है नॉर्थ ईस्ट टाउन में, उसके बारे में बता सकता है ना। उसके साथ साथ यहाँ में जो स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यू यानी कि चोपिलिंग है ना, तिब्बतियन सेटलमेंट जो सेंटर है, उसके बारे में बोल सकता है। ठीक है, सो
सच इश्यूज ये दिखाता है कि ए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्लानिंग एंड बेटर सिविक गवर्नेंस होना है ताकि आपको प्रॉपर सर्विस डिलीवरी सिस्टम मिल सके। ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस ऑफ द मियाओ में क्या है? बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? आपका जो मियाओ का एरिया में नामदफा नेशनल पार्क रहता है तो उसका सिग्निफिकेंस जो आपका बहुत फ्लोरा एंड फाउना में होता है ना। उसके बाद एग्जाम का फॉर्म में जैसे हम आपको पहले भी बोला है, अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एनवायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आप दूर का एग्जाम्पल लिखने से बेहतर आप अरुणाचल का नामदफा का एग्जाम्पल यानी कि नोआ दिहिंग रिवर का एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकता है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन, as stated by इसरो चेयरमैन वी नारायण। ठीक है। सो इसरो का जो चेयरमैन है वी नारायण, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉडेस्ट बिगिनिंग से लेके फ्रॉम 1962 से लेके अभी तक वो बहुत सा अचीवमेंट कर पाया है, जैसे कि चंद्रयान 3 इन द साउथ पोल ऑफ द लैंडिंग, मार्स ऑर्बिट सक्सेसफुल हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके साथ साथ लॉन्चिंग ऑफ 100+ सैटेलाइट इन सिंगल वन मिशन। 100+ मतलब 106 सैटेलाइट को एक बार में लॉन्च करना, जो कि हाईएस्ट है। ओके। ये सब इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस पावर में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रिप्रेजेंट देता है। ठीक है। तो उन्होंने स्टेट किया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज, ठीक है, वो इंडिया का बहुत एडवांस हो रहा है। साथ ही साथ टॉपिक्स लाइक आत्मनिर्भरता भारत, स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स, टेक लेड ग्रोथ, ये सब के बारे में भी उन्होंने बताया है। ओके। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उसके बारे में बताया है कि इंडिया जो बहुत सा मतलब विद इन द 72 ईयर्स में 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत आगे निकला है और बहुत रिफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो साथ ही साथ वो जो विकसित भारत का जो डेवलप नेशनल ट्रेजेटरी है उसको भी वो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ओके। सो सबसे पहले रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट, हम उसको थोड़ा देख लेगा उसका क्या क्या रोल है। सबसे फर्स्ट, टेक्नोलॉजी जो एक नेशन का नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को वो बताता है, जैसे कि उसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, वो सब बोलने होने से वो बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड डिफेंस प्रिपेयरनेस को एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को वो कर सकता है। ठीक है। सो जैसे कि अगर आप देखिएगा ये जो इश्यू है बॉर्डर मैनेजमेंट, इसको किस तरह से आपका सैटेलाइट जो मतलब यानी कि आपका ये स्पेस टेक्नोलॉजी करता है बोलने से, वो इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिस्टम वो इस्टेब्लिश कर सकता है ना। डिसास्टर मैनेजमेंट आपका सैटेलाइट मॉनिटर करके क्लाइमेट कंडीशन को बता सकता है। डिफेंस प्रिपेयरनेस कर सकता है। मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस कर सकता है। ठीक है। सो उसके साथ साथ सैटेलाइट्स का थ्रू टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, रूरल कनेक्टिविटी, डिजिटल बैंकिंग, है ना, एग्रीकल्चर एडवाइजरी कर सकता है। तो ये जो टेली मेडिसिन के अंदर में जैसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अरुणाचल में भी हुआ था, वो सबको आपको डालना है। ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई होगा, तो ये सब आपका इसके अंदर में आता है। साथ ही साथ आपका स्पेस टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग को किस तरह से मिटिगेट कर सकता है, वार्निंग सिस्टम बना सकता है ना। तो एग्जाम का साथ ही साथ इसके अलावा वो कैसे एग्रीकल्चर और रिसोर्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल कनेक्टिविटी टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया होगा। साथ ही साथ ये आपका ग्लोबल स्टैंड में, सॉफ्ट पावर में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन देता है। ठीक है। और अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल प्लानिंग, जैसे कि स्मार्ट सिटी हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो गया, ये सब और मैपिंग बनाने में काम करता है। ओके। और उसके अलावा आपका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में जैसे क्रायोजेनिक इंजिन्स हैं, हैवी लिफ्ट व्हीकल इंजिन्स है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है, गगनयान, ह्यूमन स्पेस मिशन, ये सब इंडिया को एक बहुत बेहतरीन पोजीशन में रखता है इन स्पेस वर्ल्ड। ठीक है। तो एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आपको डायरेक्ट साइंस टेक का क्वेश्चन में नैनो टेक्नोलॉजी जैसे इस बार पूछा है, वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्पेस लीडरशिप के बारे में, डेवलप नेशंस के बारे में, है ना। उसके बाद आपका इंडियन स्पेस प्रोग्राम सिंस इवोल्यूशन टाइम से प्रेजेंट स्टेटस तक, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट,
India becoming self-reliant in medtech, health research, Anupriya Patel. So our Union Minister Anupriya Patel have highlighted that India एक बहुत self-sufficient in terms of medical technology. ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल रिसर्च में इंडिया जो मेडटेक मित्र के थ्रू बहुत ही सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनने वाला है और बन गया है. ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेजर ग्लोबल प्लेयर इन द हेल्थ रिसर्च ओवर द फर्स्ट डिकेड इंडिया बना है. साथ ही साथ यहाँ में बहुत सा लार्ज स्केल अफोर्डेबल एविडेंस ड्रिवन हेल्थ सॉल्यूशन फॉर्म कर सका है. ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सा बेस एंड एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर्स के बारे में उन्होंने बताया है ना. और बहुत सा हेल्थ स्कीम जैसे आत्मनिर्भरता का अंदर में आपका ये प्राइम मिनिस्टर का जो हेल्थ कार्ड है वो सब के बारे में, कैपेसिटी के बारे में वो बताया है. होगा. सो इंडिया का जो हेल्थ टेक एंड मेड टेक का फ्यूचर है ना, सो ये आपका एक सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर का अंदर में है, जहाँ में इनोवेशन लाइक रोटावैक, कोविड-19 वैक्सीन, लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक, मेडटेक मित्रा, ये सब जो आत्मनिर्भर भारत का हेल्थ केयर के स्कीम के अंदर आता है. उसके अलावा आपका एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक, रोबोट्स, जीनोम का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ना. उसके बाद आपका बहुत सा इंक्रीज इन आपका जो रेगुलेशन का जो फंडिंग है, स्पेशली हेल्थ केयर का और पॉलिसी मेकिंग का फंडिंग में बहुत इंक्रीज करने का वजह से हेल्थ को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इंक्लूसिव देखने को मतलब बनाया है. ठीक है, सो एग्जाम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आत्मनिर्भर, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक में. ठीक है, तो स्कीम्स, मिशन, हेल्थ टेक टर्म्स, इंस्टीट्यूट, ये सब आपको देखना है फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव्स. उसके बाद सो डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग कर्ब, he has spoke about the increase of the drug trafficking in northeast. ठीक है, सो रिसेंटली बहुत सा आपका राइजिंग इश्यूज चल रहा है, स्पेशली एक्सक्यूज मी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ड्रग ट्रैफिकिंग रीजन को लेके. ठीक है, साथ ही साथ वहाँ में मनी लिंक, स्पेशली टेरर फाइनेंसिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रहा है, स्पेशली आपका गोल्डन ट्राइंगल एरा में है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन में, यहाँ में जो हो रहा है इंडो म्यांमार बॉर्डर में, उसके बारे में वो बता रहा है. क्योंकि ये बॉर्डर कम्प्लीटली डेमार्केटेड, मतलब बॉर्डर मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड बॉर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ में बहुत सा टेरेन लैंड है ना, तो वो लैंड का थ्रू से आराम से इजीली एंटर कर सकता है. ओके, सो ही हैज कॉल्ड अपॉन ए स्ट्रॉन्ग इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द नेशंस है ना. साथ ही साथ एक प्रॉपर एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ. उसके अलावा स्टेट एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि नेसेसरी है. ठीक है, उसके ऐसा करने से क्या होता है आपका उसको कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, उसके साथ साथ वो जो टारगेटिंग सिंडिकेट्स एंड बिल्डिंग रिहेबिलिटेशन कैपेसिटी को और भी मतलब जितना है उसको टारगेट फोकस करके और भी मतलब छोटा छोटा सेंटर जो है ना, जो रिहेबिलिट करता है आपका वो ड्रग का पासेज के लिए, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो बोल रहा है. ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना सबसे ज़रूरी होता है, तभी वो उसको टैकल कर सकता है. ओके, सो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, सो गोल्डन ट्रायंगल जो ये एक वल्नरेबल रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट वहाँ में रहता है, नॉर्थ ईस्ट उसका पाथ रहता है. ठीक है, और ये बहुत इशू मतलब स्पेशली बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है, बिकॉज बहुत सा बॉर्डर वहाँ में डायरेक्ट बनाया नहीं गया है, और वो लैंड फॉरेस्ट, हाई टेरेन फॉरेस्ट, रेनफॉल, वेदर कंडीशन के वजह से वहाँ का जो पीपल है वो इजीली वहाँ से पोरस मतलब फॉरेस्ट का थ्रू से इजीली पेनिट्रेट कर सकता है. ठीक है, सो इसलिए कम्प्लीटली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. होगा. सो आपका ये जो क्या करता है ड्रग एब्यूज और सोशल इम्पैक्ट, जो इसका हाई कंजप्शन रेट आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है. तो ऐसा होने से वो आपका यूथ प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है. साथ ही साथ ये सोशल वायलेंस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली स्ट्रेस, क्राइम, ये सब को बढ़ावा देता है. ठीक है, और ये साथ साथ में स्टेट में कैसे इफेक्ट करता है, स्टेट का जो हेल्थ केयर, डी एडिक्शन सेंटर, मेंटल हेल्थ सेंटर, इसका ऊपर में और भी फाइनेंशियल बर्डन लगाता है. ओके, सो एग्जाम का फॉर्म में
आपको याद करना है आपका जो ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीएस पेपर 3 में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड गोल्डन ट्रायंगल प्रॉक्सिमिलिटी के बारे में हाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो इंस्टीट्यूट जैसे कि एनसीबी, एनकोट, नेट ग्रेड, ये सब इंस्टीट्यूट के बारे में आपको प्रीलिम्स लेवल के में पढ़ना है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब, ठीक है। Next, European Union investigate Google over concern contained in unfair demoted in the research result. So आपका यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल मार्केट एक्ट के थ्रू दे फील दैट ये जो गूगल है वो बेसिकली एक अनफेयर लिजिटिमेट मीडिया कंटेंट इन सर्च हिस्ट्री में रख के एंटी स्पैम का पॉलिसी के अंदर में वो कुछ वायलेट कर रहा है, पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिसी से क्या होता है कि वो पब्लिशर्स को एक्चुअल कंटेंट को जानने नहीं देना, डेमोक्रेसी का जो राइट है इंफॉर्मेशन को नहीं देना या तो कर्टेल कर सकना, इस तरह से इशू को वो लेके जज कर रहा है, ठीक है। सो ये उसी के बारे में है। ये इनिशिएट वो लोग क्या है, एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल वो कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या मतलब जर्नलिज्म, कंपटीशन और फेयर रैंकिंग का जो है डिजिटल मार्केट एक्ट के थ्रू उसको वो कर्टेल कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में वो देख रहा है, ठीक है। गूगल बोल रहा है कि वो अपना ये मतलब गूगल डिफेंस इस एक्शन एज नेसेसरी फॉर द यूजर प्रोटेक्शन। गूगल बोल रहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो वो मिसगाइडेड है ना, और क्लेमिंग की उसका सिस्टम को टारगेट लो क्वालिटी डिसिप्टिव ये सब कंटेंट को वो लोग और भी मतलब वो लोग को मिसगाइड करके बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू द गूगल सोर्सेस होगा। ये डिजिटल मार्किंग एक्ट ये क्या होता है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्किंग एक्ट ये एक ऐसा एक्ट है जो मोनोपोलिस्ट जो बिहेवियर है यानी कि सुप्रीमिटी जो बिहेवियर है उसको मतलब गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स बनता है और वो मैंडेटरी रैंकिंग करता है, ट्रांसपेरेंसी लॉगरिदम रखता है और किसी का जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है विदाउट द मतलब कंसर्न ऑफ द पर्सन उसको मिसयूज करने नहीं देता है ना। ये आपका इंडिया का रेगुलेशन 2021 के अंदर में भी आता है, जहाँ में एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ द बिग टेक है ना, आईटी रूल्स ऑफ 21, ये सब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी रखता है आपका ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर में, है ना, ग्रेवेंसेस रीएड्रेसल, प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी के बारे में रखता है, ठीक है। और वो ये डिजिटल कंपटीशन को एक हेल्दी स्टेटस, एक हेल्दी स्टार्ट देता है, ठीक है। सिविल सर्विस में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का चैलेंजेस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक के बारे में, दूसरा मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन ये सब के बारे में, उसका एथिकल नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में जीएस पेपर 3 और पेपर 4 में पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट इज इंडियाज अनुपमा बीट्स यी टू पॉकेट वर्ल्ड स्नूकर टाइटल। अनुपमा इंडिया का जो स्नूकर फेडरेशन है, वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन, उसका अनुपमा रामाचंद्र वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बना है जो हांगकांग का ली यंग को हरा के 3-2 में दोहा में वो ये चैंपियनशिप को हासिल किया है, ठीक है। उसका विक्ट्री एक इंडिया का जो स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है होगा। और साथ ही साथ अभी इंडिया का जो स्पोर्ट्स का थ्रू उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखने को मिलता है, किस तरह से एथलीट जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, गुड रिजल्ट, है ना। इंडियन स्पोर्ट्स में वोमेन का कंट्रीब्यूशन अभी क्या है, मैक्सिमम ऑफ द इंडियन वोमेन एथलीट्स वो लोग कंसिस्टेंटली वर्ल्ड टाइटल्स इन बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, स्नूकर, ये सब में वो अपना स्टैंड बना रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ इंडिया का जो हेल्प होता है, इंडिया का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जैसे कि खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, है ना, स्पोर्ट्स एकेडमी इस्टेब्लिश करना, ये सब भी इंडिया का एफर्ट्स को देखने को मिल रहा है कि इंडिया एज ए नेशन कितना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म में वोमेन एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वोमेन का क्या रोल है स्पोर्ट्स में और क्या प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है इसमें। साथ ही साथ खेलो इंडिया के बारे में कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कहाँ है, साथ ही साथ आपका जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ है, हेड कहाँ है, ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थॉट ऑफ द डे आज का ये है, ही इज ए वाइज मैन हु डज नॉट ग्रीव फॉर द थिंग्स विच ही हैज नॉट बट रिजॉइस फॉर दोज विच ही हैज, है ना। एपिटिटेस का स्टेटस है, ये बेसिकली वही आपको बताता है जो चीज़ आपका नहीं है आप उसको ग्रीप नहीं कर सकता है, जो है आप उसको अप्रिशिएट कर सकता है। विद दिस थॉट कीप प्रिपेयरिंग माय डियर स्टूडेंट्स, और एग्जाम जल्दी आने वाला है, डू नॉट गिव अप। थैंक यू फॉर टुडे, ओके।
थैंक यू।